सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 500 और 1000 के नोट हुए अवैध। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम के लिए बताया बड़ा कदम। देश भर में एटीएम और बैंक आज रहेंगे बंद। बड़े नोट बंद करने पर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कांग्रेस समेत विपक्ष ने कहा आम लोगों और छोटे कारोबारियों को होगी मुश्किल। ममता बनर्जी के फैसला वापस लेने की मांग। नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी में एक सैनिक शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी चौकियां तबाह। गृह रक्षा और वित्त मंत्री ने की सुरक्षा हालात की समीक्षा। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए भारत ने बढ़ाया दबाव। चीन से कोशिशें तेज करने का अनुरोध। 9 महीने तक प्रस्ताव अटकाने पर संयुक्त राष्ट्र की तीखी आलोचना। भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। बीसीसीआई को करीब 59 लाख रुपए जारी करने का आदेश। राजकोट में आज पहला टेस्ट मैच। $500 और 1000 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म हो गया है, यानी अब ये नोट प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काले धन और जाली नोटों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के साथ ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट प्रचलन से बाहर हो गए। मंगलवार को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद, काले धन और जाले नोटों के खिलाफ इसे एक बड़ा कदम करार दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों को होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंकों और डाकघरों में जमा कराए जा सकते हैं। जो लोग 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सकेंगे, वो लोग पहचान पत्र दिखाकर 31 मार्च 2017 तक नोट बदलवा सकते हैं। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। शुरू में एटीएम से 2000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। 9 और 10 नवंबर के बीच एटीएम से पैसे निकालने की बंदिश होगी। 11 नवंबर तक सरकारी अस्पतालों में पुराने नोट दिए जा सकेंगे। साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर इन नोटों से टिकट खरीदने पर छूट होगी। इसी तरीके से पेट्रोल पंपों पर भी इसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इस पूरी खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्टॉक और बिक्री की सूचना रखनी होगी। शवदाह गृह में भी 11 नवंबर की आधी रात तक पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार के इस फैसले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के इस फैसले पर असहमति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की, तो सीपीएम ने इस फैसले से छोटे कारोबारियों की मुसीबतें बढ़ने की बात कही। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया, वहीं दूसरी पार्टियों ने बिना तैयारी की घोषणा करने की बात कही। एक तरफ तो मोदी जी 1000 रुपए का नोट वापस ले रहे हैं, दूसरी तरफ 2000 रुपए का नोट चालू कर रहे हैं। तो 2000 रुपए का नोट चालू करके क्या आप काला धन धारकों को यह संदेश तो नहीं दे रहे कि अब आप 1000 रुपए की बजाय 2000 रुपए का नोट रखिए और ज्यादा धन एकत्रित करिए? क्या किसानों के साथ इस मामले को लेकर के कोई
अलग से कानून बनेगा या उनको राहत दी जाएगी। व्यापारी जो डेली पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं नगद में भी, और वो कोई ब्लैक का काम नहीं करते हैं, तो क्या उन व्यापारियों के विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? इसलिए सरकार को इन सब चीजों के साथ भी स्पष्टता के साथ पेश आना चाहिए। सफाई है, पाक प्रायोजित जो फेक करेंसी आती थी भारत में, उसकी सचमुच में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नींव, मजबूत नींव आज पड़ी है। जो असंभव था उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। जितने भी काले धंधे हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद से लेकर के भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की अनैतिक गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां, उन सब का जरिया बनता था ये बड़ा नोट। सरकार के नोट बंद करने के फैसले को लेकर देश भर से मिली जुली प्रतिक्रिया भले ही आई हो, लेकिन लोगों में 500 और 1000 के नोट खपाने की होड़ सी मच गई। जिन लोगों के पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं, वो एटीएम मशीनों से दूसरे नोट निकालने पहुंचे, और जिनके पास बड़े नोट थे वो खुले में तब्दील कराने के लिए पेट्रोल पंपों या बाजार में खर्च करने के लिए निकल पड़े। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए, मंगलवार रात जैसे ही 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान हुआ, देश के हर कोने में इस खबर को देख रहे शख्स ने अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया। जिसकी जेब में छोटे नोट थे उसने तो राहत की सांस ली, लेकिन बड़े नोट वाले लोग मुश्किल में आ गए। इस फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में एटीएम मशीनों के बाहर देर रात तक लंबी कतारें दिखाई दी। कई जगहों पर मशीनें भीड़ का दबाव नहीं झेल पाईं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि अगले 72 घंटे तक ये नोट अस्पतालों और पेट्रोल पंपों पर चलेंगे। लिहाजा ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हर कोई 500 या 1000 रुपए के नोट के बदले 100 या 200 रुपए का पेट्रोल डलवाने की जुगत में लग गया। सरकार के ऐलान के बावजूद कई जगहों पर पेट्रोल पंपों ने 500 और 1000 रुपए के नोट लेना बंद कर दिया। कई जगहों पर लोग नोट खपाने के लिए खरीदारी करने में जुट गए। कई शहरों में सुनार की दुकानों के बाहर खरीदारों की भीड़ दिखाई दी। कल देर रात तक देश के कई हिस्सों में नोटों की हलचल होती रही। ये पहला मौका था जब जनता को बड़े नोटों के बजाय छोटे नोट ज्यादा अच्छे दिखे। सरकार के इस फैसले ने सभी को हैरान भले ही किया हो, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब भारत में बड़े नोटों को बाजार से बाहर किया गया हो। 1978 में भी सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि काले धन पर लगाम के लिए ये कदम जरूरी था। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि जाली नोटों का इस्तेमाल आतंकियों को वित्तीय मदद पहुंचाई जा रही थी। उन्होंने 500 और 2000 रुपए के नोट के नमूने भी दिखाए। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है, जबकि 500 के नोट पर लाल किले की तस्वीर होगी। Ordinary and common public, the looks of an fake Indian currency note is similar to genuine notes, which makes it difficult for them to distinguish the fake from the genuine. Thus, there is a congruence of thought between RBI and government. There are multiple objectives that can be achieved with the replacement of the old high denomination notes with a new series. सीमा पार से गोलीबारी का सिलसिला नहीं थम रहा है। पाकिस्तान ने मंगलवार को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की, जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 3 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें सेना और वायुसेना प्रमुख के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी शिरकत की। मंगलवार को नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। इसका भारतीय सुरक्षा बलों ने माकूल जवाब दिया। 29 सितंबर के बाद से पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसके बावजूद वो भारत पर गोलीबारी का आरोप लगा रहा है। इस्लामाबाद में 2 हफ्ते के भीतर पाकिस्तान ने 5वीं बार भारतीय उच्चायोग से शिकायत की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब कर विरोध जताया है। देश की स्वायत्तता के लिए, हमारे देश के सार्वभौमता के लिए जो भी थ्रेट होगा उसको डिफेंड करने के लिए हम सशक्त है, तैयार हैं।
At the same time, we would like to have the peace with our neighbors. कांग्रेस ने सीमा पर तनाव को कम करने के लिए केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग की है। 3-4 दिन पहले मैं बॉर्डर का दौरा करके आया और देखा कि बहुत लोग हताश हैं कि जो बॉर्डर पे जो तनाव है उसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान पहुंच रहा। इस बीच भारत ने 3 राजनयिकों को पाकिस्तान उच्चायोग से वापस बुला लिया है। ये 3 लोग उन 8 राजनयिकों में शामिल हैं जिनकी पहचान पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाते हुए जाहिर कर दी थी। बाकी 5 कुछ वक्त बाद भारत लौटेंगे। अलगाववादियों के बंद के बीच श्रीनगर समेत कश्मीर के प्रमुख शहरों में लोगों की आवाजाही और यातायात में इजाफा हुआ है। अलगाववादियों ने मंगलवार शाम 4 बजे से बंद में 15 घंटे की छूट दी है। इस दौरान दुकानें, पेट्रोल पंप और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने की उम्मीद है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही कश्मीर घाटी में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। That clock ticked through the night. So much happened as you slept. So much you missed. Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. भारत ने चीन से आतंकवाद पर अंकुश लगाने में सहयोग की अपील की है। भारत ने चीन से कहा है कि वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत आतंकी घोषित कराने, उल्फा प्रमुख परेश बरुआ को पकड़ने में मदद करे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के पोलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय राजनीतिक और कानूनी मामलों की समिति के सचिव मेंग जियांगझू की मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई अच्छा या बुरा आतंकवादी नहीं होता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 के तहत चीन मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने के भारत के प्रयासों का समर्थन करे। इससे पहले भारत ने मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने पर कोई फैसला न लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की तीखी आलोचना की है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने सुरक्षा परिषद में कहा कि हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में आतंकवादी संगठनों के नेताओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार में 9 महीने का समय लगना दुखद है। अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर धीमी चाल से चलने वाली चर्चाओं के अंतहीन सिलसिले पर अफसोस जताया। भारत काफी समय से मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराने में जुटा हुआ है, लेकिन चीन 2 बार इस मामले में अड़ंगा लगा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 25 दिनों से लापता जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नजीब की मां ने मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। गृहमंत्री ने नजीब को खोजने के लिए हर संभव कोशिश का आश्वासन दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब का 15 अक्टूबर से अब तक कोई अता पता नहीं है। नजीब की मां फातिमा अपने बेटे की तलाश के लिए मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मिली। पुलिस तो अपने पूरे एफर्ट्स जारी रख रही है। 24 दिन हो गए हैं, 200 टीमें घूम रही हैं, अवार्ड बढ़ा दिया गया है। जहां जहां वो जा सकता था, जो मुमकिन जगहें थी, वहां उनको सर्च कर लिया गया है। जेएनयू कैंपस भी सर्च किया गया है। उसके सब दोस्तों से, सब रिश्तेदारों से, सब टीचर से, सबसे संपर्क हुआ है, पूछताछ हुई है।
अब ये हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक बच्चा नहीं मिला है। इंशाल्लाह होगा, मेरा बच्चा वापस आएगा, मैं तो इसी भरोसे यहाँ आई हूँ। आपकी मांग की है? जी, हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी हो या सीबीआई इंक्वायरी हो, सही डायरेक्शन में जाए केस। बदायूं के रहने वाले नजीब के परिवार के साथ स्थानीय सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव भी गृह मंत्री से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर नजीब का पता नहीं लगा पाती तो वो अदालत का रुख करेंगे और मामले को संसद में उठाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया है कि नजीब की हर संभव तलाश जारी है और इसके लिए 8 टीमें गठित की गई हैं। नजीब को वापस लौटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से करना पड़ेगा, चाहे वो हम लोग राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से करना पड़े या पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे करना पड़े, हमारे सभी ऑप्शन खुले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के लोग इस केस को सॉर्ट आउट करें, नजीब को किसी तरह वापस लाएं। जिस तरह का सशक्त और क्लोजली सुपरवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हम जल्दी ही नजीब को सकुशल अपने पास लाने में सफल होंगे। इस बीच नजीब के परिवार ने दिल्ली पुलिस के उन दावों को खारिज किया है जिसमें पुलिस ने नजीब को डिप्रेशन का शिकार बताया था। नजीब अहमद की गुमशुदगी जेएनयू प्रशासन और पुलिस के लिए सिरदर्दी साबित हो रही है। एक तरफ जहां कैंपस में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, वहीं इसमें शामिल होने वाले छात्र कक्षाओं का भी बहिष्कार कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ की ओर से अल्पसंख्यक आयोग को भी इस मामले में ज्ञापन दिया गया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से सभी पक्षों से बात करके 48 घंटे में साझा न्यूनतम कार्यक्रम लाने को कहा है। साथ ही स्मॉग अलर्ट सिस्टम भी बनाने को कहा है। उधर एनजीटी ने दिल्ली में स्टोन क्रशरिंग और ईंट भट्टे पर 1 हफ्ते की भी रोक लगा दी है। साथ ही 5 राज्यों को आदेश लागू करने के लिए एक प्रणाली बनाने को कहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने वायु प्रदूषण को खतरनाक बताते हुए इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सरकार से जानकारी मांगी। कोर्ट ने केंद्र से राज्यों के साथ चर्चा कर गुरुवार तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर कोर्ट में पेश करने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर प्रदूषण डबल हो जाता है जो सेफ लिमिट से है, तो क्या आप सब स्कूल बंद कर देंगे? अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो क्या आप सारी गाड़ियां हटा देंगे सड़कों से? और अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो आप क्या पूरे शहर को बंद करेंगे? तो इस मेल का आप एक डिज़ास्टर रिस्पांस बताइए, एक कॉमन मिनिमम ग्रेडेड रिस्पांस बताइए। इससे पहले दम घोंटने वाले प्रदूषण पर एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को फटकार लगाई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि स्कूल बंद करने से पहले सर्वे किया गया था। साथ ही पटाखों पर बैन के लिए जारी नोटिफिकेशन और पावर प्लांट का ऑडिट प्लान दिखाने के लिए कहा। वहीं पड़ोसी राज्यों को फसल के अवशेष जलाने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर नाराजगी जताई। जो पहले आदेश थे उसको कहां तक इम्प्लीमेंट कर पाए ये लोग, और उसकी वजह से पूरी जो दिल्ली का जो वातावरण जो अफेक्ट हुआ है उसको लेकर काफ़ी कुछ पूछा गया और इधर से भी काफ़ी कुछ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आएंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद दोबारा से यह मैटर कल सुना जाएगा। इधर दिल्ली सरकार ने केंद्र के उस दावे को खारिज किया है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में महज 20% प्रदूषण हुआ है। नॉर्मली मैं मानता हूँ दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली भी ज़्यादा है, अक्टूबर में भी ज़्यादा था, सितंबर में ज़्यादा, हमेशा से ज़्यादा रहता है। बट आज की डेट में 20% नहीं हुआ। एवरेज करेंगे तो 20% निकलेगा, पूरे साल का एवरेज कर देंगे आप, या 6 महीने का एवरेज करेंगे। परंतु आज की डेट में देखेंगे तो 70% फसलें जलने की वजह से है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें 7 दिनों तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाने, 15 साल पुराने डीजल वाहनों के डी रजिस्ट्रेशन समेत कई उपाय लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में करीब 10 दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा दर्ज किया गया है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों के मुठभेड़ में मारे जाने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और कार्रवाई की है। मामले में डीआईजी जेल को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें एडीजी जेल को हटाने और डीआईजी जेल को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में 5 अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मुठभेड़ में मारे गए लोग दीपावली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। इस दौरान आरोपियों ने जेल सुरक्षा गार्ड की हत्या भी कर दी थी। फरार होने के कुछ घंटों बाद ही भोपाल पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर सिमी के फरार सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराया था। घटना के बाद जेल की सुरक्षा को लेकर
कई तरह की लापरवाहियां भी सामने आई थी। मामले में जांच की जा रही है। ओडिशा के मलकानगिरी में 94 माओवादियों और उनके समर्थकों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 5 महिलाएं और 9 गांव समिति के सदस्य शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक माओवादी जीवन से तंग आकर इन लोगों ने समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इतनी बड़ी तादाद में इनका आत्मसमर्पण एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को राज्य सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी। कितने बड़े-बड़े पेड़ देख रहे हो ये? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए सुधारों की रफ्तार को तेज करेगी। दुनिया में बढ़ते आर्थिक संरक्षणवाद पर चिंता जाहिर करते हुए वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और खोलने पर जोर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में तेज विकास दर को लेकर बेचैनी है। उन्होंने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसे और तेज किए जाने की जरूरत है। We are growing faster compared to the rest of the world, but by our own standards we are still not satisfied. There is a great amount of impatience in India and a far greater amount of realization that we can grow much faster. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के बाद जेटली ने भी दोनों देशों के बीच साझा उद्यम के जरिए कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया। Between the United Kingdom and India, it's a relationship which is going to grow leaps and bounds, and I think the best of this relationship, which we have seen evolving over the last 7 decades, is yet to come. वित्त मंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के फैसले के बाद ब्रिटेन भारत जैसे देशों की ओर देख रहा है। भविष्य में कारोबार के लिहाज से भारत ब्रिटेन का बेहतर साझेदार बन सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर तक टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बैन को फिलहाल स्थगित कर दिया है, इसलिए इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। एनडीटीवी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 9 नवंबर को एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर बैन लगाने के आदेश को भी चुनौती दी गई है। सरकार ने एनडीटीवी इंडिया पर इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान संवेदनशील जानकारी का प्रसारण करने का आरोप लगाते हुए यह आदेश दिया था। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केयर वर्ल्ड टीवी पर 1 हफ्ते का बैन लगाने के सरकार के फैसले पर 20 नवंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज राजकोट में शुरू होने जा रहा है। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया इस समय पहले नंबर पर है, वहीं इंग्लैंड नंबर 4 पर है। भारतीय टेस्ट टीम की स्थिति इस समय काफी मजबूत है। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। टीम इंडिया बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा गेंदबाजी में टीम के स्पिनर आर अश्विन का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है। इंग्लैंड ने 2012 में पहला मैच गंवाने के बाद वापसी करते हुए 4 टेस्ट की सीरीज 2-1 से जीती थी। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई को करीब 59 लाख रुपए जारी करने का आदेश दिया है। बीसीसीआई ने अर्जी दाखिल की थी कि पैसे के अभाव में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच रद्द करना पड़ सकता है। राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार से होगा। बीसीसीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 58,66,000 रुपए जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन इसे सौराष्ट्र क्रिकेट संघ की जगह सीधे संबंधित पक्षों को देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने 3 दिसंबर तक होने वाले मैचों के लिए यही व्यवस्था जारी रखने के लिए कहा है। लॉ होता है, ये मतलब नहीं है कि 18 जुलाई के ऑर्डर को 5 महीना हो जाने के बाद कोई ना कोई बहाना लेके आप या तो जस्टिस लोढ़ा कमेटी के पास जा रहा है या बीसीसीआई हर हथगंडा अपना रहा है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो। कोर्ट ने लोढ़ा पैनल को विशेषज्ञ और प्रशासनिक कर्मचारियों के जरिए मैच में खर्च का आकलन करने को कहा है। इससे पहले बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फंड नहीं मिलेगा तो टेस्ट मैच नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू नहीं करने तक बीसीसीआई के फंड जारी करने पर रोक लगा रखी है। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी।
और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। अगर हिलेरी जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और अगर ट्रंप जीतते हैं वो तो राष्ट्रपति बनने वाले वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होंगे। जानकार मानते हैं कि पर्पल स्टेट यानी स्विंग स्टेट ही तय करेंगे कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। मतदान की ये तस्वीरें अमेरिका के अलग अलग राज्यों की हैं, जहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। 45वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यू हैम्पशायर के डिक्सविले नॉच में पहला वोट डाला गया, जबकि 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मतदाता जल्द मतदान के अधिकार के तहत पहले ही वोट डाल चुके हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को लुभाने की आखिरी कोशिश की और एक दूसरे पर तीखे वार किए। क्लिंटन ने लेडी गागा और पति बिल क्लिंटन के साथ नॉर्थ कैरोलिना में रैली की तो ट्रंप ने मिशिगन में हजारों समर्थकों को संबोधित किया। We're hours away from a once-in-a-lifetime change. We're going to have real change, not Obama change. Now it's up to the American people to deliver justice at the ballot box. It is a choice between division or unity, between strong, steady leadership or a loose cannon who could risk everything. ताज़ा चुनाव सर्वेक्षणों में हिलेरी ने ट्रंप पर मामूली बढ़त बरकरार रखी है। लगभग सभी प्रमुख सर्वेक्षण हिलेरी की जीत का संकेत दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप टक्कर वाले कुछ अहम राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अमेरिका के उत्तर पूर्व और पश्चिमी राज्यों को डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है, उन्हें ब्लू स्टेट्स कहा जाता है। उसी तरह दक्षिण और मध्य पश्चिमी राज्यों को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, उन्हें रेड स्टेट्स कहा जाता है। जबकि 13 राज्य ऐसे हैं जहां स्थिति कभी भी साफ नहीं रहती, इन्हीं राज्यों को पर्पल स्टेट्स कहा जाता है। ऐसे में पर्पल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स में मतदाताओं का रुख ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस। 500 और 1000 के नोट हुए अवैध। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम के लिए बताया बड़ा कदम। देश भर में एटीएम और बैंक आज रहेंगे बंद। बड़े नोट बंद करने पर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कांग्रेस समेत विपक्ष ने कहा आम लोगों और छोटे कारोबारियों को होगी मुश्किल। ममता बनर्जी की फैसला वापस लेने की मांग। नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी में एक सैनिक शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी चौकियां तबाह। गृह, रक्षा और वित्त मंत्री ने की सुरक्षा हालात की समीक्षा। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के लिए भारत ने बढ़ाया दबाव। चीन से कोशिशें तेज करने का अनुरोध। 9 महीने तक प्रस्ताव अटकाने पर संयुक्त राष्ट्र की तीखी आलोचना। और भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। बीसीसीआई को करीब 59 लाख रुपए जारी करने का आदेश। राजकोट में आज पहला टेस्ट मैच। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।